आर जो रिलेशन है उसे लिखेंगे हम एक्स वाई इज सच दैट एक्स वाई का भाई है। ठीक है, ये वाला रिलेशन लो, एक्स वाई का भाई है। तो देखो ये अगर हम लेते हैं इसमें एक्स एक्स, क्या एक्स खुद का भाई होता है? नहीं होता, तो इसमें तो नहीं हुआ, डज नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर एक्स वाई अच्छा ठीक है, इसके बाद हम लेंगे एक्स वाई अगर बिलोंग्स टू आर है कि एक्स वाई का भाई है तो वाई एक्स का भाई है। ठीक है ना, देन वाई एक्स बिलोंग्स टू आर क्या होगा? अगर एक्स वाई आर का भाई है तो वाई एक्स आर का भाई होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक होगा। और अगर हम लें कि एक्स वाई का भाई है और वाई जेड का भाई है, ठीक है, तो एक्स जेड का भाई होगा। अगर एक्स वाई भाई भाई हैं और वाई और जेड भाई भाई हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स जेड भी तो भाई भाई होंगे। तो इट इज ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव होगा, संक्रमक होगा। ठीक, ये रिफ्लेक्सिव पूछा था, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए दोनों। तो ये हो गए। ठीक है, तो इसे देखो अब हम करेंगे आगे। भाई अगर हम Q की जगह पे P ही ले लें और चलो P को ऐसे लिख लें कि P जो है उसके कोऑर्डिनेट तो है x1 और y1 और Q जो बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। और जो ओरिजिन होता है मूल बिंदु से कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बताओ? 0 0। तो अगर हम P की और ओरिजिन के बीच की दूरी निकालें तो क्या आती है बताओ? OP के बीच की दूरी क्या होता है फॉर्मूला? x1 माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि x1 ही हो गया और y1 माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि y1 स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये तो होगी OP की डिस्टेंस। फिर इसी तरह से निकाल लेंगे OQ की डिस्टेंस। ये क्या आ जाएगी? x2 का स्क्वायर और y2 का स्क्वायर, ऐसे ये निकल जाएगी। ठीक है, अच्छा अब हम ये सारे संबंध निकालते हैं जो मैंने तुम्हें दूरी के बारे में बता दिया, कैसे दूरी निकालते हैं। अब इनका देखो, अगर हम P की जगह P ही लें तो P और P, भाई ओरिजिन से इस P के बीच की दूरी है, ये दोनों P दोनों सेम है और हम रिलेशन सेट में उन बिंदुओं को लेते हैं, उन पॉइंट्स को लेते हैं जिनकी दूरी समान है। तो ये लिए जाएंगे PP R का एलिमेंट होगा, O से इस P के बीच की दूरी और इस P के बीच की दूरी समान है, उन्हीं बिंदुओं को लेता है जिनकी दूरी समान है। तो इसका मतलब PP बिलोंग्स टू R, तो ये इट इज रिफ्लेक्सिव, ये तुल्य स्वतुल्य हो गया निकल के ही। ठीक है, इसके बाद क्या लेते थे हम कि अगर PQ के बीच की दूरी समान है, PQ R के एलिमेंट है। ठीक है, P और Q R के एलिमेंट होने का मतलब है इसमें कौन से एलिमेंट ले आते हैं जिनके बीच की दूरी समान रहती है। तो O से P के बीच की दूरी और O से Q के बीच की दूरी समान है, तो फिर हम इसे उल्टा भी कर सकते हैं कि देन Q P भी तो R के एलिमेंट ही होंगे क्योंकि बीच की दूरी तो तब भी समान ही रहेगी। ठीक है ना, तो ये कैसा हो गया? सिमेट्रिक भी हो गया। ये सममित है, हिंदी में लिख सको ना आराम से। ठीक है ना, पहले में स्वतुल्य है और दूसरे में संक्रमित सममित है। अब तीसरा देखो, अगर मान लिया P और Q R के एलिमेंट है, R के एलिमेंट का होने का मतलब होता है कि मूल बिंदु से P तक दूरी और Q तक दूरी समान है। इसी तरह से हम अगर PQ और S ले लें, QS, ठीक है ना, QS तीसरा बिंदु S ले लिया क्योंकि R तो इसमें वैसे आ रहा पहले, तो QS भी अगर R का एलिमेंट है मतलब O से P तक दूरी Q तक दूरी समान है, फिर O से Q की दूरी और S की दूरी समान है। तो अगर Q तक दूरी समान है और ये S तक दूरी समान है तो इसका मतलब P और S
भी तो आर के एलिमेंट होंगे, नहीं होंगे, क्यू को बीच में से हटा दो, तो पी एस बिलोंग्स टू आर, पी एस आर का एलिमेंट होगा। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव होगा। तो ये सारी इसमें चीज हमने दिखा दी निकाल के। तो इसमें जब तीनों चीज आ गई, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो इट विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस। ये हो गया तुल्यता संबंध। देखो ये इसमें यहां तक तुल्यता संबंध कह रहा था, इसके बाद और भी प्रूव करवा रहा है। ये जैसे दिया था इसने कि मूल बिंदु ये है, ये एक्स एक्स वाई एक्स है, ये मूल बिंदु O है, तो ये P बिंदु है। इस P तक की जो दूरी है वो हमने जो P कोऑर्डिनेट लिए थे, P के x1 और y1 लिए हैं। तो O से P तक की दूरी अगर हम कुछ भी ले लें, इसने बता रखा सेम है ना, Q की दूरी भी सेम है। फिर हमने S बिंदु लिया था, वो भी इस तरह से सेम है। तो ये इसका मतलब ये है कि इससे एक ऐसा वृत्त बन जाता है, सर्कल बन जाता है ऐसा, जिनकी जो दूरी है जो इस सेट के अंदर है। देखो P है, फिर ये Q है, इस Q बिंदु की भी दूरी इतनी है। फिर हमने S लिया था, उस S बिंदु की भी दूरी इतनी है। यहां से P तक की दूरी, यहां से Q की दूरी, यहां से S की दूरी बराबर है। तो जब बराबर दूरी होती है तो ये त्रिज्या होती है इसकी, रेडियस, ठीक है। जब रेडियस है तो ये इसका मतलब एक वृत्त बन जाता है इन बिंदुओं से। और यही ये कहना चाह रहा है इसमें। तो अगर मान लिया दूरी कुछ R कहते हैं इसे, ठीक है, कोई तो दूरी है ये, तो R है, A है, कुछ भी कह सकते हैं। तो इस तरह से D और OP के बीच की दूरी अगर R कह दें, तो OP हमने निकाल रखा था, ये निकाला था, तो क्या आ जाएगा, ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे तो ये R स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये एक सर्कल बन जाता है, वृत्त बन जाता है इस तरह से। जो P से संबंधित जितने भी बिंदु आ जाएंगे, जिनकी दूरी समान होगी, जो इस सेट के अंदर होंगे। भाई R एक सेट ही तो है, रिलेशन सेट। इसने क्या बताया था कि उन बिंदु तो बहुत सारे हैं इसके अंदर, लेकिन हम उन बिंदुओं को लेंगे जिनकी दूरी मूल बिंदु से समान है। तो ऐसा P बिंदु है, Q बिंदु है, S, बहुत सारे बिंदु होंगे। तो वो सारे बिंदु मिलकर क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। ये पूछना चाह रहा था कि ये क्या बनता है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहा है R के अंदर T1 T2, ठीक है, T1 T2 इस तरह के दो ट्रायंगल हैं, T4 ट्रायंगल लिया है, त्रिभुज, ठीक है, कि वो समरूप हैं। T1 इज सिमिलर, सिमिलर बोलते हैं उसे, समरूप को, टू T2। T1 और T2 जो है दोनों समरूप त्रिभुज है, ठीक है। अब ये एक तुल्यता संबंध है, ये हमें दिखाना है। तो इस तुल्यता संबंध दिखाने के लिए तो सारी चीज दिखानी पड़ेगी इसमें। तो अगर हम T1 और T1 ले लें, तो अगर T1 तो समरूप होंगे, ठीक है ना। भाई दो त्रिभुज हैं, तो अगर वो दोनों सेम ही है तो इसका मतलब बिल्कुल एक जैसे हैं, तो समरूप होंगे वो। तो T1 बिलोंग्स टू R, ये जरूर R के अंदर होगा, ऐसा संभव है। तो इट इज रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। फिर अगर T1 और T2 दो ट्रायंगल है, दोनों समरूप हैं, T1 T2 के समरूप त्रिभुज है, तो T2 T1 के समरूप त्रिभुज होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये हमारा सिमेट्रिक होगा। फिर अगर T1 T2 के समरूप त्रिभुज है, T1 T2 के समरूप है, और T2 T3 के समरूप है, T2 जो है वो T3 के समरूप है, तो T1 T3 के समरूप होगा त्रिभुज, T1 T3 बिलोंग्स टू R। और इसका मतलब है कि ये हमारा ट्रांजिटिव भी होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। तो जब ये तीनों चीजें होती हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमारा इट विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। चीज और भी कह रहा है कि T1 जो त्रिभुज है
वो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो समकोण त्रिभुज इसका, उसकी जो साइड है वो दी हुई है 3, 4, 5। तो देखो समकोण त्रिभुज है, इसमें ये इसका कर्ण है हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर बेस है ना, इनका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके इक्वल हो रहा है। तो ये तो हमारा T1 है। T2 जो दिया है इसने, T2 दिया है 6, 8, 10 नहीं 5, 12, 13। T2 दिया है 5, 12 और 13। ये भी देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, 5 का 12 का स्क्वायर जो है 13 के स्क्वायर के बराबर है, तो ये भी राइट एंगल है। और जो तीसरा ट्रायंगल दिया है T3 वो दिया है 6, 8 और 10, ये बराबर, ये भी हमारा राइट एंगल है। ठीक है, वो भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। लेकिन इसमें कौन सा किससे संबंधित है? अब संबंधित का मतलब होता है कि अगर इनकी साइड में रेशो सेम रहता है, इसकी और इसकी साइड में देखो रेशो, जैसे 3 और 6 का रेशो क्या आएगा 1/2, 4 का और 8 का रेशो निकालें 1/2, और 5 का और 10 का रेशो निकालें 1/2। तो इस तरीके से इसमें रेशो इसका और इसका सेम है, इसके साथ नहीं मेल खाता है ये, तो इससे ये निकलता है कि T1 इज सिमिलर, ठीक है ना, T1 इज सिमिलर टू, ये समरूप जो है किसके साथ है, सिमिलर टू T3, T3 के साथ सिमिलर ट्रायंगल है ये राइट एंगल। 13th क्वेश्चन में कह रहा है कि R जो है वो R के अंदर एलिमेंट है इस तरह के P1, P2 इज सच दैट, इसमें कौन से लेता है ये, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P पोलाइगन कह रहा है, पोलाइगन जो है बहुभुज, और इनमें भुजाओं की संख्या समान है, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल, है ना, जिसमें इक्वल होती है उनको पेयर करता है ये एक साथ। तो P1 और P2 दोनों में जो है अगर साइड सेम है, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है, तब उन्हें इसके साथ पेयर करता है। ठीक है, अगर हम P2 P1 ले रहे हैं, इसे अगर P1 P1 ही कह दें, दोनों सेम ले जाए, P2 की जगह भी P1 ही ले लें, तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अगर इसमें बहुभुज ये है P1, इसमें 10 है, तो इसमें भी 10 ही होंगे, दोनों सेम ही तो हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये मतलब इट इज बिलोंग्स टू R लिखते हैं पहले, और फिर लिखेंगे कि इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, अगर अब P1 P2 यानी कि P1 और P2 में अगर दोनों में संख्या समान है, साइड सेम है, यानी कि R के एलिमेंट है, तो P2 P1 भी तो R का ही एलिमेंट होगा, विल बिलोंग टू R। तो ये कैसा होगा, इट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी होगा ये। ठीक है, अगर P1 P2 में नंबर ऑफ साइड सेम है, और P2 P3 में भी नंबर ऑफ साइड सेम ही है, तो P1 P3 में भी तो साइड जो है सेम होंगी, यानी कि विल बिलोंग टू R, तो इट इज ट्रांजिटिव, ये संक्रमक होगा। ठीक है, और जब ये संक्रमक होगा तो इसका मतलब है इट विल बी इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये हमारा एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक और भी कह रहा है ये आगे कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो अगर इसमें साइड हम 3, 4, 5 ले रहे हैं, तो वो कैसा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज बनेगा फिर। तो और इस प्रकार से A में जितने भी हमारे समकोण त्रिभुज होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, तो A जो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का सेट होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल जो होंगे इसकी तरह के, उनका हमें सेट बनाना है, तो इस तरह से ये A के अंदर हो जाएगा। ये पूछना चाह रहा था इसमें। इसमें कह रहा है ये समकोण त्रिभुज, ऐसे समकोण त्रिभुज जैसे इसकी साइड दी हुई थी ना, इसने एक साइड दी हुई है, ये 3, 4, 5 एक त्रिभुज की दी हुई है, 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित।
तो जो इससे संबंधित हैं, यानी कि जिनकी भाई 3 भुजाएं होती हैं, इसमें सिर्फ भुजाओं के बारे में बात कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो 3 भुजाओं वाले जितने भी समकोण त्रिभुज, तो 3 भुजाओं के होते हैं, तो समकोण त्रिभुज जितने भी होंगे फिर वो इस ए के अंदर आ जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन नंबर 14 है और इसमें कह रहा है R इक्वल टू R के अंदर कैसे लेता है ये L1 L2, और L1 L2 मतलब 2 लाइन है और जो पैरेलल हैं, समांतर हैं, ठीक है ना। L1 पैरेलल टू L2, पैरेलल को ऐसे तो लिखते हैं कि ये इसके समांतर है। तो अगर देखो L समांतर तो ये होता है जिन 2 रेखाओं के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है, वो समांतर रेखाएं, रेल की पटरी है, ठीक है। हाँ, रेल की पटरी की तरह से। तो L1 L1 लिया हमने अगर, तो अगर दोनों रेखाएं हैं वो समांतर होंगी, ठीक है, आपस में जिनके बीच की दूरी सेम रहती है। तो अगर L1 L1 2 रेखाएं तो उनके बीच की दूरी समान रहेगी, तो बिलोंग्स टू R, तो इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये हो गया। फिर L1 L2 अगर L1 और L2 अगर R का एलिमेंट है, ये दोनों समांतर हैं, तो फिर L2 L1 ये भी तो R के एलिमेंट होंगे, तो इट इज सिमेट्रिक। फिर अगर दूसरे में लेंगे L1 L2 अगर R के एलिमेंट है, L2 L3 अगर R के एलिमेंट है, L1 L2 R का एलिमेंट है, बिलोंग्स टू R, दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो L1 L3 जैसे L1 ये होगी, L2 ये होगी, L3 ये होगी। अगर ये इसके समांतर है तो ये भी तो, ठीक है, ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है, ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, तो ये इसके समांतर होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि L1 L3 बिलोंग्स टू R, तो इट इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव होगा। और जब तीनों रिलेशन आ रहे हैं तो इसका मतलब इट विल बी इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो पूछ रहा है ये कि एक रेखा दी हुई है y इक्वल टू 2x प्लस 4, इसके समांतर रेखाएं बताओ कौन सी होंगी। तो देखो जो समांतर रेखाएं होती है उनमें केवल ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, केवल ये चेंज होती है बस, अगर रेखाएं समांतर है। तो इसके समांतर जो रेखा होगी, पैरेलल लाइन इसके पैरेलल, ठीक है, तो इसके पैरेलल लाइन ये निकलवाना चाह रहा है इसमें, तो ये हो जाएगी y इक्वल टू 2x प्लस k, बस इसे चेंज कर देंगे, ठीक है। देखें रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताया था कि सेम एलिमेंट के पेयर होने चाहिए, हैं? तो देखो इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 4 4 है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए क्या था कि अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। देखो 1 2 है तो 2 1 इसमें है क्या? नहीं है, तो फेल हो गया, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना, नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव देखें, ट्रांजिटिव में क्या था कि अगर 1 2 और 2 2 है तो 1 2 होने चाहिए, ये भी है। और 1 3, देखो 1 3 है, 3 2 है, तो 1 2 होना चाहिए, वो यहां है। और देखो कोई ऐसा बनता हो कोई भी, वो इसके अंदर होने चाहिए। जैसे मैंने अभी देखो एक ये बताया मैंने, 1 3 है, 1 3 है ना, और 3 इससे शुरू होना चाहिए, लास्ट वाले से शुरू, 3 2 है, और बीच में 3 हटा दें तो 1 2 भी इसके अंदर है? तो इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव है। इसके अलावा देखो कोई अगर एक भी फेल हो गया ना इसमें, तो हमारा ये नहीं होता। देखो कोई और भी ऐसा बन रहा हो तो देखो ये 3 2 है, ये 2 2 है, तो 3 2 होना चाहिए, वो है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और सिमेट्रिक तो है नहीं लेकिन ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ये हमारा स्वतुल्य है, संक्रमक है, लेकिन सम्मित नहीं है। स्वतुल्य संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है आर, जो सेट है वो इसके अंदर एलिमेंट है ए बी, सच दैट a इक्वल टू बी माइनस 2, a इक्वल टू बी माइनस 2 और b इज ग्रेटर देन 6। b जो है वो 6 से तो बड़ा है, और a और b का जो a इक्वल टू बी माइनस 2 के है। या ऐसे कह सकते हैं कि इस 2 को अगर इधर ले आए तो a प्लस 2 इक्वल टू b के है, ठीक है। अब इसमें से बताना है कि कौन सा r का एलिमेंट है। देखो पहला a में दिया है, इसने एलिमेंट दिए 2 4 बिलोंग्स टू r। क्या ये 2 4 r के अंदर है? क्या बताया इसमें, देखो
बी जो है वो दूसरे वाला इससे 2 ज्यादा है, ठीक है, वो तो बात सही है, लेकिन इसकी एक शर्त और भी है कि बी 6 से बड़ा होना चाहिए, वो है ही नहीं, ये 6 से बड़ा होना चाहिए, तो ये नहीं है हमारा, ए ऑप्शन रॉन्ग है। बी ऑप्शन में देखना क्या है, 3 8 देखो इसके और इसके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए, बताया ना कि बी जो है वो 2 ज्यादा है, बी ए से 2 ज्यादा है, तो ये भी नहीं है हमारा, बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। सी पे आ जाओ, सी ऑप्शन में दिया है 6 8, देखिए जरा, ये 2 ज्यादा होना चाहिए, तो 2 ज्यादा है, और साथ में ये 6 से बड़ा होना चाहिए, बी इसकी शर्त है ना ये, तो ये 6 से बड़ा भी है, तो इसका मतलब ये हमारा, ये ऑप्शन सी सही है केवल। अच्छा डी पे आ जाओ, सी सही होगा, डी भी है तो डी 8 7 है, बता देता हूं ना, एक्सप्लेन कर, डी 8 7 है, तो ये इससे बड़ा होना चाहिए, नहीं है, 2 ज्यादा होना चाहिए, नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है।